नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज फिर एक बार आपके सामने वीडियो में, और आपने टाइटल पढ़ के ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950। दोस्तों, ये दोनों हमारे उत्तराखंड के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहाड़ का आपको अस्तित्व बचाना है तो ये दोनों बिल पास होने अनिवार्य है, तभी जाके हम अपने पहाड़ को बचा पाएंगे, वरना हमारे पहाड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आखिर पहाड़ का जो भू कानून और उत्तराखंड मूल निवास है, ये है क्या, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं, और पूरी वीडियो जरूर देखिए। आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ी स्वाभिमान सेना के कार्यकर्ताओं से, जो लगातार इसमें आंदोलन पे शामिल हो रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और उसके लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने बोल तो दिया कि वो सशक्त भू कानून को लागू करने के लिए सक्षम है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है। तो वास्तव में क्या ये सशक्त भू कानून जो है वो लागू होगा भी, या सिर्फ चुनावी जुमला बन के रह जाएगा, ये एक सबसे बड़ी सोचनीय विषय है। और इसी विषय में हम बात करते हैं। आइए, मोहित डिमरी जी हमारे साथ में लाइन में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं और क्या कुछ है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो अपने पूरे मित्रों तक शेयर भी करना, ताकि हमारे जो पूरे पहाड़ के लोग हैं वो इसके बारे में जान सकें और समझ सकें। हाँ जी मोहित जी, मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ। नमस्कार मोहित भाई। नमस्कार जी सर। मैं जानना चाहता हूँ उत्तराखंड के लिए, जैसे कि मैं आपके बारे में जो मुझे मिला, आप उत्तराखंड क्रांति दल से प्रत्याशी रह चुके हैं। जी। कहाँ, रुद्रप्रयाग से ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, और उसके बाद में अभी आप वर्तमान में पहाड़ी स्वाभिमान सेना की तरफ से व्यक्ति हैं, वहाँ पे आप सदस्य हैं उनके। जी तो जी सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप परसों वहाँ देहरादून आप भी गए थे उस दिन, जी। तो मतलब उस दिन क्या कुछ हुआ, क्या परसों के बारे में जो गतिविधियां हुई, सबसे पहले तो मैं उसके विषय में जानना चाहता हूँ। अच्छा। जी। ये एक्चुअली में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच है, उनकी कॉल थी कि 9 अगस्त को यानी क्रांति दिवस के अवसर पर जी। देहरादून में सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर एक रैली निकाली जाए। जी। तो इस कार्यक्रम को लेकर जो हमारा पहाड़ी स्वाभिमान सेना है और उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन हो गया और उत्तराखंड क्रांति दल, बेरोजगार संघ और भी संगठन के लोग, हम लोग इस अभियान में जुटे हुए थे। हम्म। तो 9 तारीख को काफी संख्या में लोग आए, महिलाएं खासकर बहुत बड़ी संख्या में आई उस दिन। तो इसको देख के कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड सरकार से एक वो भी जारी किया गया, स्टेटमेंट जारी किया गया कि वो तो तैयार है इसको करने के लिए, बहुत जल्दी कैबिनेट में इसको लागू करेगी। तो क्या वास्तव में सरकार इसको लागू करने के लिए सक्षम है, कर पाएगी चुनाव से पहले? लोकसभा चुनाव आने वाले, जैसे कि आपको पता है। हाँ, देखिए, सरकार पर दबाव तो है जनता का, हम्म। और सरकार ने एक फैसला भी दिया उसके बाद कि 25 दिन रैली थी। करीब करीब रैली में 3000 से 4000 के बीच लोग थे। हम्म। तो सरकार ने उस दिन फैसला किया कि हम इसको जल्द कैबिनेट में ला रहे हैं। हम्म। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भू कानून समिति ने रिपोर्ट दी है सरकार को सितंबर माह में, जी। वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए पहले तो। कैबिनेट में आने से पहले वो आम जनता के बीच भी वो रिपोर्ट आनी चाहिए। अगर कहीं पर पब्लिक को लगता है कि ये कानून सशक्त भू कानून की बात जो हो रही है, अगर ये कानून सशक्त नहीं है, जमीन को बचाने वाला कानून नहीं है, या ये कानून एक तरह से फिर से जमीन को लूटने वाला कानून है, ये जमीन को लुटाने वाला कानून है, इस तरह का अगर कानून ये दोबारा बन रहा है तो इसका फिर विरोध हो सकता है। हमारी यही मांग थी कि इस रिपोर्ट को एक बार सार्वजनिक किया जाए, जनता के बीच इस रिपोर्ट को भेजा जाए, ताकि आम जनता चर्चा करे इस कानून पे। जी जी मोहित जी, मेरा एक सवाल ये है, बड़ा सवाल, जैसे कि मेरे को पहाड़ी, मेरे दर्शक काफ़ी ज़्यादा पहाड़ से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों से मेरी लगातार बात भी हो रही, तो मैं आपको यकीनन दिलाऊं, अभी भी 60% पहाड़ के जो निवासी हैं उनको यही पता नहीं है कि मूल निवास 1950 और जो भू कानून है, सशक्त भू कानून की हम बात कर रहे हैं, उनको इस विषय में पता ही नहीं है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप सरल भाषा में जनता को ये बताने का प्रयास करें कि 1950 मूल निवास और सशक्त भू कानून है क्या, ये क्या क्या फायदा है इससे पहाड़ी लोगों का। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि अभी जो लोग कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड मांगी भू कानून, एक नारा चला था जी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि भू कानून तो खैर इस राज्य में राज्य निर्माण की बात भी रहा है, और भू कानून राज्य निर्माण से पहले भी रहा है जब यूपी में थे। जी जी, तब भी था। भू कानून तो हमेशा हमारे स्टेट में रहा है, हमेशा से ही भू कानून। लेकिन कैसा भू कानून हमको चाहिए, हमें इस पर बात करनी चाहिए थी। जी।
तो हुआ क्या कि हम लोग अधिकतर बार यही बोल रहे कि हमें भू कानून चाहिए, लेकिन उसके जो तकनीकी पहलू है उस पर हम जाते नहीं है। जी। जो सरकारें कानून दे रही है, जैसे माना 2018 में त्रिवेंद्र सरकार कानून ले आई, हम्म। संशोधन कर दिया इस कानून में। हम्म। इस कानून में एक दो संशोधन, बहुत ऐसे संशोधन हुए जिससे हमारे प्रदेश में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त जितनी मर्जी चाहे कोई भी कर सकता है, ऐसा ऐसा कानून इस प्रदेश में बना। हम्म। वृंदावन सरकार में 2018 में, आपको जानकारी होगी हाँ हाँ। कि उद्योगों के नाम पर ये स्थिति कर दी गई कि कोई भी आदमी कितनी ही जमीन खरीद सकता है और उस जमीन को कृषि के लिए कोई प्रावधान अलग से नहीं किया जाएगा। तो यही तो यानी कहीं ना आप कहीं खतरा है पहाड़ के लिए। उद्योग के नाम पे आप इधर आइए, पहाड़ में आइए, और कृषि भूमि जितना मर्जी आप जितना चाहे खरीद सकते हैं। पहले क्या था कि जो एक काश्तकार है उसको करीब करीब 12.5 एकड़ जमीन रखने का उसके पास अधिकार था। हम्म। अब सरकार ने क्या कर दिया है, जो सबसे बड़ा इसमें कानून को लचर बनाने में सरकार ने क्या किया कि अब उत्तराखंड में स्थिति है कि कोई भी आदमी आए, अगर वो गैर काश्तकार भी है, यानी कि खेती किसानी नहीं करता है, तो वो 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीद सकता है अपने औद्योगिक प्रयोजन के लिए। उसके लिए काश्तकार होना जरूरी नहीं है। पहले तो बाध्यता 12.5 एकड़ जमीन की थी जो काश्तकार के पास से सुरक्षित थी, अब वो सबके लिए खोल दिया, कोई भी भारी आदमी आ सकता है ले जैसा कि सकता जो है परसों जो आंदोलन था मूल निवास के लिए या फिर भू कानून के लिए, जो इसमें हमारी जो रूपरेखा है वो क्या होनी चाहिए, वो किस तर्ज पर मांग है, मतलब पहाड़ के लोग कौन सा भू कानून मांग रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें लागू होनी चाहिए। देखिए देखिए, जो पहाड़ के लोग जो भू कानून चाहते हैं वो चाहते हैं कृषि भूमि को बचाने वाला कृषि भू भूमि को कानून। बचाने के लिए। अभी देखिए कि हमारे प्रदेश में 13% कृषि भूमि थी, हम्म। जिसमें माना जा रहा है कि 7-8% कृषि भूमि बची हुई है, हम्म। और हर साल 5,000 हेक्टेयर कृषि भूमि एक तरह से उसका लैंड यूज बदल रहा है। हम्म। कृषि भूमि नहीं रह जा रही है और कृषि हो जा रही है, उस पर बिल्डिंग वगैरह खड़ी हो जा रही है, ये अलग तरह के उस पर गतिविधियां निर्माण कार्य हो रहे हैं। और 1 लाख माना जा रहा है कि 1 लाख से अधिक कृषि भूमि हमारे इस प्रदेश में नहीं रही है। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट जो है वो कृषि भूमि को बचाने का, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड है उसमें लगभग लगभग 63% भूमि वन भूमि है। उसके अलावा कृषि भूमि है जो थोड़ा बहुत बची हुई है, और राजस्व भूमि है। अब दूसरा ये है ना मोहित जी, जो जैसे कि लोग बाहर जा रहे, चाहे मुंबई महाराष्ट्र कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो पहाड़ में आए दिन वहां पर रिजॉर्ट बनाने का काम कर रहे हैं, वहां पर पहाड़ में अपने उद्योग चलाने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी रोकथाम के लिए है इस कानून में कोई प्रावधान। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में ये है कि यहाँ कोई भी आए जितने मर्जी जमीन खरीदे और अपने तरह के जो भी उद्योग उनको लगाने वो लगा सकते हैं, तो कानून बना हुआ है। अच्छा। लेकिन हम कह रहे हैं कि पहाड़ में जो रिजॉर्ट कल्चर शुरू हुआ है, जो बाहर से लोग आके यहाँ रिजॉर्ट बना रहे हैं बड़े बड़े, उससे हो क्या रहा है कि यहाँ एक अलग तरह की संस्कृति पनप रही है। वहाँ कई तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं रिजॉर्ट में। अंकिता भंडारी वाला मामला हमारे सामने है। हाँ हाँ, कई सारी चीजें और भी बहुत सारी गतिविधियां, नशीले पदार्थों का सेवन होना, वहां पर अलग अलग तरह की चीजें होना, गतिविधियां होना, ऐसे मामले बहुत सारे सामने आए हैं। रेव पार्टियां होना, इस तरह का कल्चर यहाँ शुरू हुआ है। तो ये हमारी संस्कृति से बिल्कुल भी ये चीजें मैच नहीं खाती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी रही नहीं। जी बिल्कुल, हमारा तो देवभूमि रहा है उत्तराखंड शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह भी रोक लगनी चाहिए, इस तरह के कल्चर पे भी रोक लगनी चाहिए जो हमारे पहाड़ों में जो चल रहा है रिजॉर्ट के नाम पर, इसको भी देखना चाहिए। और बाकी हम ये कह रहे हैं कि जो जमीन जो बचाने का जो सवाल है कृषि भूमि को, वो हिमाचल में जो एक हिमाचल भूमि सुधार कानून 1972 है, उसमें धारा 118 है। हम ये चाहते हैं कि वो धारा 118 हमारे प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए। उसमें है क्या कि वहाँ हिमाचल में कोई भी कृषि भूमि को गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता, तो वहां की कृषि भूमि बची हुई है। हमें चाहता है कि हमारी जो कृषि भूमि जितनी भी अब बची हुई है, इसका उपयोग बिल्कुल भी बंद हो जाए। जो जो धारा 118 है, इसमें जो पहाड़ में पलायन लगातार हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं संरक्षण बनने का काम करेगा वो। जैसे कि हिमाचल में काफी कम
पलायन है वहां से, जैसे उत्तराखंड के अगर मुकाबले हम वहां देखा तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इससे असर पड़ेगा, काफी असर पड़ेगा, खासकर जमीनें जो हमारे पास जमीनें हैं उसको बचाने के लिए कानून बहुत जरूरी है। और अगर ये सोचिए, अगर कृषि भूमि नहीं रहेगी हमारे पास, जी आने वाले समय में हम उत्पादन कैसे कर पाएंगे फिर। जी जी। तो आप पहाड़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उत्तराखंड के भू कानून को लेके हो, चाहे मूल निवास उत्तराखंड को लेके हो? हम यही संदेश दे रहे हैं और लोगों के बीच जा ही रहे हैं कि जब तक हमको सशक्त भू कानून नहीं मिल जाता है, जी तब तक हम इस लड़ाई को आगे लड़ते रहें। और सरकार अभी कह तो रही है कि हम जल्द कानून में संशोधन करने जा रहे हैं, सशक्त भू कानून बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे कानून देंगे हम्म और भी ऐसे प्रावधान करेंगे जिससे हमारे कृषि भूमि बचे, ऐसे सरकार के दावे हैं। तो ये वास्तव में करेगी या सिर्फ चुनावी जुमले बन जाएंगे? ये देखने वाली बात है कि सरकार किस तरह का कानून लाने की सरकार की मंशा है। जी अभी क्योंकि ये जो भू कानून समिति की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं हो पाई है, उसके बारे में हमें एक्चुअल डिटेल पता नहीं है कि उस कानून में क्या प्रावधान किए जाने की सरकार की मंशा जी है। जी जी। जब वो तक वो जरूरी है सार्वजनिक, सार्वजनिक, वो आम जनता को जानना जरूरी है कि आखिर सरकार क्या पास कर रही है और हम क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आम जनता के बीच रिपोर्ट जाती, हम्म चर्चा होती, आम जनता उस फैसले से अगर नाखुश हो या उस फैसले से संतुष्ट हो, उस पर आगे विचार होता। लेकिन सरकार अभी सार्वजनिक उस रिपोर्ट को नहीं कर रही है और कह रहे हैं कि कैबिनेट में ले आएंगे। तो हम तो पहले यही मांग कर रहे हैं कि उसको सार्वजनिक किया जाए, हम भी देखें कि उस रिपोर्ट में आखिर ऐसा ऐसा क्या है कि जिससे हमारी जमीनें बच पाएंगी। जी जी जी। तो आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने अपने दिए। फिर आपसे लगातार बात होती रहेगी इस विषय में। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।